आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। यह पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। साइंस में इसे साइटो के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के जनक रॉबर्ट हुक हैं। हालांकि इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी और जीवित कोशिका की खोज एंटनी वैन लीeuwenhoek ने की थी, लेकिन जब भी कोशिका के जनक की बात आती है तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी। जिस प्रकार हम ईंट से दीवार, दीवार से कमरा और कमरा से घर बनाते हैं, उसी प्रकार ही कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से शरीर का निर्माण होता है। यह एनिमल सेल का डायग्राम है। इसके अंदर जितनी भी संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी इत्यादि। इसी प्रकार इस प्लांट सेल में भी कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ कोशिकांग पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम etc। अब हम सेल के अंदर उपस्थित सभी कोशिकांग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। इसे कोशिका झिल्ली तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह सेल्स की सबसे बाहर की लेयर होती है। यह 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। अंदर तथा बाहर की लेयर प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जबकि मध्य की लेयर लिपिड की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल तथा एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के अंदर उपस्थित रहते हैं, अतः यह सभी कोशिकांग को सिक्योर करके रखती है, उन्हें बांध कर रखती है। सेल मेम्ब्रेन के बहुत से कार्य होते हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बस अभी आप मोटा मोटा इसके बारे में समझ लीजिए। नेक्स्ट है सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। सेल्यूलोज से बनी होती है। यह सेल्स को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। जिस प्रकार हम अपने सेल्स की सुरक्षा कपड़ों के द्वारा करते हैं, उसी प्रकार पादप अपने सेल्स की सुरक्षा सेल वॉल के द्वारा करते हैं। अतः पादप कोशिका में सेल वॉल तथा सेल मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। सेल्यूलोज या सेल वॉल का उपयोग वस्त्र बनाने में, नोट बनाने में, कागज आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज 1886 में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जब हम श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पर पहुंचती है और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलती है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन के द्वारा अर्ध से एटीपी का निर्माण होता है और अर्ध से एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारे विभिन्न कार्य होते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा घर भी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। चूँकि हम यह जान चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया हर एक कोशिका में उपस्थित होता है और कोशिका हर जगह पूरे शरीर में उपस्थित है। कहीं भी कान, हाथ, नाक, पैर कहीं भी हो, कोशिका हर जगह उपस्थित है। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई दौड़ रहा है, तो ऊर्जा की सबसे ज़रूरत उसके पैरों में होगी। कोई बोल रहा है तो ऊर्जा की सबसे ज़रूरत उसकी जीभ को होगी। तो वहाँ की जो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कोई बोल रहा है तो जो जीभ के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका हैं वो ऊर्जा बना रही हैं, लेकिन वो इतनी ऊर्जा नहीं बना पा रही हैं कि वो बराबर कार्य कर सके। एक समय तक वो थक जाते हैं, ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए अन्य जगह से, जैसे पैर में तो इतनी सारी कोशिका हैं, वहाँ ऊर्जा ज़्यादा बनती होगी, फॉर्मेशन होता होगा, तो वहाँ से ऊर्जा को लाने के लिए एक ऑपरेटर होता है जिसे गोल्गी बॉडी कहते हैं। वो शरीर के विभिन्न अंगों से, विभिन्न जगह से ऊर्जा का परिवहन करके ऐसी जगह लाते हैं जहाँ पर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए जब हम थकते हैं तो हमारा पूरा शरीर थक जाता है। गोल्गी बॉडी पूरे शरीर की एनर्जी को बैलेंस करके रखती है। गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इनके नाम के अनुसार ही इसका नाम गोल्गी बॉडी पड़ा।
गोल्गी बॉडी में लाइसोसोम का निर्माण होता है। जब प्रोटीन गोल्गी बॉडी में पहुंचती है तो गोल्गी बॉडी इसका परिवहन विभिन्न जगह करता है, इसलिए इससे गोल्गी बॉडी को सेल का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वैक्यूल, इसे हिंदी में रसधानी कहते हैं। यह सेल में जल को संरक्षित करके रखता है। हमारे शरीर में 60 से 65% पानी पाया जाता है, लेकिन आप सोचेंगे कि इतना सारा पानी कैसे समा जाता है, तो यह पेट में नहीं रहता। पेट में तो हम जितना पानी पिए 1-2 लीटर वही रहता है, लेकिन इतना सारा जल हमारी कोशिका में संरक्षित रहता है। इतनी सारी कोशिकाएं हैं, उनमें हर एक कोशिका में वैक्यूल पाया जाता है और हर एक वैक्यूल में जल प्रेजेंट होता है, संरक्षित रहता है। जंतु कोशिका की वैक्यूल पादप कोशिका से छोटी रहती हैं। पादप कोशिका में इस वैक्यूल का आकार बड़ा होता है। सेंट्रोसोम, इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन करना होता है। आप सभी ने देखा होगा कि जब हमारे कहीं घाव हो जाता है तो वह घाव कुछ दिनों के बाद भरने लगता है या भर जाता है, तो उसके भरने का मुख्य कारण सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन सेंट्रोसोम के कारण ही संभव हो पाता है। अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन लीवर की सेल्स में पाया जाता है। लीवर की सेल्स जो होती हैं वो सेल डिवीजन बहुत ही स्पीड में करती हैं, बहुत ही जल्दी करती हैं, इसलिए वह अपनी क्षतिपूर्ति बहुत ही जल्दी पूर्ण कर लेता है। यदि लीवर में कट लग जाता है तो वह अपने सेल डिवीजन के द्वारा उसे बहुत ही जल्दी ठीक कर लेगा। उसी के विपरीत यदि जो ब्रेन की सेल्स होती हैं उनमें सेल डिवीजन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ब्रेन की जितनी भी 90% सेल्स होती हैं उनमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता। शेष 10% सेल्स जो होती हैं उनमें सेल डिवीजन पाया जाता है। ब्रेन की जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं केवल उनमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। कैंसर एक बीमारी नहीं है, यह अनियंत्रित सेल डिवीजन का कारण है। जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है तो उसे कैंसर कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि ब्रेन में भी कभी कभी कैंसर हो जाता है जिसे ट्यूमर कहते हैं, तो वहाँ जो 90% सेल्स उनमें डिवीजन नहीं पाया जाता, लेकिन जो 10% सेल्स होती हैं उनमें डिवीजन पाया जाता है, जिसके कारण वह कैंसर का कारण बनती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्टकट में ER भी बोलते हैं। यह कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल की तरह वर्क करता है। यह कोशिका को अंदर से मजबूती प्रदान करता है। जिस प्रकार हम अपने घर में पिलर खड़ा करते हैं जिससे कि हमारा घर मजबूत रहे, छत नीचे न आए, उसी प्रकार से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है जिससे कि वह पिचके नहीं। यदि कोशिका पिचक जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, इसलिए वह आंतरिक सहायता प्रदान करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 भागों में डिवाइड रहता है। एक भाग को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे भाग को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो भाग चिकना होता है उसे स्मूथ कहते हैं और जो खुरदरा होता है उसे रफ ER कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा का प्रोडक्शन होता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट में पाया जाता है। इसका कार्य प्रोटीन निर्माण करना होता है, इसलिए इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार का पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि 80S प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस, हिंदी में इसे केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह कोशिका के अंदर बीचों बीच स्थित होता है और एनिमल सेल में सबसे बड़ा यही होता है। सभी कोशिकांगों से सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सभी कोशिकांगों का मालिक होता है। वह सभी को ऑर्डर देता है, सभी से काम करवाता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं और कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। यही
कोशिका के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं, सब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा ये जल्दी से ऊर्जा बनाओ, वैक्यूल को बोलेगा जल्दी से अपना जो जल है उसे संरक्षित रखो, ये सभी को ऑर्डर देता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर 80% प्रोटीन पाया जाता है और 10% डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा 10% अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए तथा जीन ये सब प्रेजेंट होते हैं। केंद्रक यदि मालिक है तो यह अपने साथ एक सुपरवाइज़र रखता है। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि वह सुपरवाइज़र कौन है और उसका कार्य क्या होता है। लाइसोसोम, जिस सुपरवाइज़र की हम बात कर रहे थे ना, यह वही है लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम में जलघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। यह कोशिकीय पाचन का कार्य करता है। इसे सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम बहुत खतरनाक होता है। यह सेल के अंदर उपस्थित कोशिकाओं से कार्य करवाता है और जो कोई भी सही ढंग से कार्य नहीं करता ना, यह उसे मार देता है। जैसे कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाएगा, बोलेगा आज हमारा मन नहीं है, हमें नहीं बनाना, सही ढंग से कार्य नहीं करेगा, तो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाएगा, इधर आओ माइटोकॉन्ड्रिया, तुम्हारा कार्य क्या है, ऊर्जा बनाना ना, नहीं बना रहे हो। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़ेगा और उसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी जलघटक एंजाइम डाल देगा। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जलघटक एंजाइम पड़ा और वो वहीं पच जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सब इससे डरते हैं, यह सभी से कार्य करवाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग, सभी कोशिकांग सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, तो यह क्या करता है, गुस्से में आकर अपने आप को फाड़ देता है। और जैसे ही लाइसोसोम अपने आप को फाड़ेगा, उसके अंदर प्रेजेंट जलघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाएगा, जिससे पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। जिस कोशिका के अंदर लाइसोसोम फटा, वह कोशिका पूरी तरह से नष्ट ही हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और आप जानते हैं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो यदि आरबीसी कहीं की सेल कहीं मर गई जैसे, तो वहीं पड़े पड़े सड़ जाएगी, तो इसमें तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि उसमें लाइसोसोम तो है नहीं जो उसे नष्ट कर दी। लाइसोसोम पाचन का भी कार्य करता है ना। यदि कोशिका के अंदर कोई कोशिका खराब है, मर जाता है, तो लाइसोसोम उससे पाचन कर देता है, उसे बाहर कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होने के कारण इसका ये कार्य कहाँ होता है। तो इसके लिए आरबीसी में क्या होता है कि आरबीसी 120 दिन के बाद अपने आप को प्लीहा तिल्ली यानी स्प्लीन में आकर नष्ट करती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र स्थान भी कहते हैं। अब है प्रोटोप्लाज्म, इसे हिंदी में जीवद्रव कहते हैं। जीवद्रव में 80% जल पाया जाता है। जब हम एक कोशिका को देखते हैं तो कोशिका के अंदर उपस्थित जो जीवद्रव होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आई बात समझ में। कोशिका के अंदर उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म आवश्यक क्यों होता है। जब हम कभी मोबाइल, टीवी ही या फिर कंप्यूटर, कैमरा कुछ भी लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि ये सब थर्माकोल के अंदर रहते हैं, क्योंकि वो टूटे फटे नहीं, सेफ्टी के लिए ये सब थर्माकोल के अंदर फिट रहते हैं। उसी का काम ये प्रोटोप्लाज्म करता है, क्योंकि जो कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग हैं वो एक दूसरे से टकराए ना, भिड़े नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। और यदि गलती से लाइसोसोम से टकरा गई ना तो पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसलिए इन्हें स्थिर रखने के लिए प्रोटोप्लाज्म की आवश्यक होता है प्रोटोप्लाज्म। और ये बात भी समझ लीजिए कि कोशिका के अंदर उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सीलिया या फ्लैजिला, प्रेजेंट ओनली एनिमल सेल, प्रेजेंट इन आउटर पार्ट ऑफ सेल, हेल्प इन मूवमेंट। फ्लैजिला केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और यह कोशिका के बाहरी लेयर में प्रेजेंट होता है, कोशिका के सबसे बाहरी उपस्थित होता है। और यह कोशिका को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, उसे गति प्रदान करता है। प्लास्टिड या लावक,
यह केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड ही होता है। प्लास्टिड यह लगभग 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यह पत्ती और तना में पाया जाता है और भोजन निर्माण का कार्य करता है। जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है वह क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होता है। ल्यूकोप्लास्ट यह जड़ और मूल में प्रेजेंट होता है और इसका कार्य भोजन संग्रह करना होता है। थर्ड है क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है। गाजर, मूली, चुकंदर आदि का रंग देखा होगा, गाजर का गुलाबी, मूली का सफ़ेद, इनको रंग प्रदान करने का कार्य क्रोमोप्लास्ट करता है। क्रोमोसोम, हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है। यदि न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्रोमोसोम नज़र आएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए, जीन प्रेजेंट होते हैं। मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि जोड़ों में बोला जाए तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि नर में देखा जाए तो XY गुणसूत्र होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। जैसे कि यदि नर का X और मादा का X मिलता है तो लड़की का जन्म होगा और यदि नर का Y और मादा का X मिलता है तो लड़के का जन्म होगा। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग हम देखेंगे कि पादप कोशिका में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं और दोनों में कॉमन कौन कौन से कोशिकांग हैं। तो पादप कोशिका में वैक्यूल पाया जाता है जो बड़ी साइज में होता है, लार्ज होता है, सेल वॉल पाया जाता है और प्लास्टिड पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में वैक्यूल पाया जाता है जो छोटे साइज का होता है, स्मॉल होता है, फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है, लाइसोसोम होता है और क्रोमोसोम पाया जाता है। और दोनों में जो पाए जाते हैं वो कोशिकांग है सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम। ये कॉमन होते हैं जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं।